हेलो एवरीवन। अब तक हम 775 सवाल कर चुके हैं, 775 सवाल कर चुके हैं एरर डिटेक्शंस के। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 776 से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सवाल है, देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें आपको दिखेगा कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। क्या लिखा है कि देयर इज ओनली वन क्योर। देयर यहाँ का डमी सब्जेक्ट है, इज उसके लिए लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, क्या लिखा है कि देयर इज ओनली वन क्योर, केवल एक उपाय है। किसका? टू द इवल्स। टू यहाँ का प्रेपोजिशन है, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट इवल्स आया हुआ है। ठीक है, बुराई। लिखा है कि देयर इज ओनली वन क्योर टू द इवल्स, मतलब जो बुराइयां पैदा होती हैं उनका सिर्फ एक इलाज है। कौन सी बुराइयां? ये कौन से इवल्स की बात कर रहे हैं? इसको क्वालिफाई करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। अब तक इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव क्लॉज किसे कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज कहते हैं हम लोग एक ऐसे किस्म के क्लॉज को जो कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, मतलब हु से स्टार्ट हो, विद से स्टार्ट हो, दैट से स्टार्ट हो, हुम से स्टार्ट हो, हुज से स्टार्ट हो, और वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाए। जैसे इस केस में अगर मैं कह रहा हूं कि केवल एक उपाय है उन बुराइयों का, तो सवाल दिमाग में तुरंत आता है कौन सी बुराइयां। तो यहां पे लिखा है कौन सी बुराइयां। क्या लिखा हुआ है? विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। ऐसे किस्म की बुराइयां जो कि नए नए जो न्यूली अक्वायर्ड जो फ्रीडम है ना, न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, चूंकि लंबा सेंटेंस है तो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं आपके लिए, आपको देख देख के सीखना है किया कैसे जाता है। क्या लिखा हुआ है? विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। अब देखो, है तो ये रिलेटिव क्लॉज, पर अपने आप में कंप्लीट क्लॉज तो है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अलग अलग करेंगे। ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम, नया नया हासिल किया गया फ्रीडम। ये फ्रीडम क्या है? ये फ्रीडम नाउन है यहाँ का। ठीक है, कैसा फ्रीडम है भैया? जिसे पाया गया है, एक्वायर्ड है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये एक्वायर वर्ब का V3 एक्वायर्ड है, जिसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। हम सब जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, कब अक्वायर किया गया है? नया नया अक्वायर किया गया है। इसके आगे आपको एलवाई दिख रहा होगा, जो एडजेक्टिव न्यू के आगे एलवाई लगा के बनाया गया है। इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला एडवर्ब है। तो लिखा था विच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम, तो मैंने अलग अलग किया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। आगे लिखा हुआ था प्रोड्यूसेस। प्रोड्यूसेस क्या होगा? वर्ब होगा। अच्छा, ये अगर वर्ब है तो इसका नंबर क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? ये किस पे डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है इस वाले क्लॉज के सब्जेक्ट के ऊपर। अब आप बताओ इसमें से कौन सा सब्जेक्ट बन सकता है? ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऑब्वियसली फ्रीडम बनेगा। यहां पे एक नाउन कौन सा लिखा हुआ था? फ्रीडम। इसका मतलब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब आया है। क्या फ्रीडम सिंगुलर है? हाँ जी, फ्रीडम सिंगुलर है। तो क्या प्रोड्यूसर्स भी सिंगुलर होगा? हाँ जी, सिंगुलर होगा। ये सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया है। तो मैंने क्या लिखा था कि देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला था। विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसर्स, हमने इसको भी एनालाइज कर लिया, यहां पे भी कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हैं। एंड कंजंक्शन है, यहां से नया क्लॉज स्टार्ट हुआ। एक क्योर की बात की गई थी। कहा गया था कि इन सारी बुराइयों का, जो कि नए नए फ्रीडम से आता है, उन सारी बीमारियों का एक ही क्योर है, और वो क्योर है, एंड दैट क्योर, क्योर यहां का सब्जेक्ट है, दैट यहां का एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दैट क्योर इज फ्रीडम। इज का मतलब क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और यहां क्या लिखा हुआ? फ्रीडम। ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर। तो कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा। कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। काफी बढ़िया सवाल है। ठीक है, नो एरर एग्जाम में पकड़ नहीं पाओगे, जबरदस्ती कहीं एरर ढूंढ दोगे आप, अगर आपको ऐसे स्प्लिट करना नहीं आता है। ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग 750 सवाल करने के बाद अब आप चीजों को स्प्लिट करना सीख गए। ठीक है, अगला। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली टू द पैसिफिक लास्ट विंटर। अलग अलग कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट है, ही फ्लू यहां का वर्ब है, ओवर प्रेपोजिशन है, एक्सटेंसिवली, देखो एक्सटेंसिव का मतलब होता है बढ़ा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं एक्सटेंसिव गैप, तो गैप क्या होता है? नाउन होता है। तो एक्सटेंसिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब हमने जो इस सेंटेंस में यूज किया है वो यूज किया है एक्सटेंसिवली। जब हम एलवाई लगा देते हैं, इसका मतलब हम किससे डील कर रहे हैं? हम एडवर्ब से डील कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये वाला एडवर्ब है। बोलो, ये बात समझ आई? तो क्या लिखा हुआ है? ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक। द पैसिफिक नाउन है यहाँ का, लास्ट विंटर एडवर्ब है, समय बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली टू द पैसिफिक लास्ट विंटर, मतलब वो उड़ा था, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, पैसिफिक ओशन के ऊपर से, खास करके पिछले साल, पिछले विंटर में। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ठीक तो लग रहा है सर सब कुछ, सेंटेंस में एरर है क्या इसमें? और जरा आप ही बता दो एरर है या नहीं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा बताना ये वाला सेंटेंस सही है क्या। मैं कह रहा हूं कि ही डांस्ड टू ब्यूटिफुली
या टू से अच्छा रहेगा मैं इन कर देता हूं इसको। ही डांस्ड इन ब्यूटिफुली द कॉन्सर्ट। जरा बताना ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं, आपको ये पढ़ने में काफी अटपटा लग रहा होगा। क्यों अटपटा लग रहा होगा? क्योंकि शायद यहां पे जो ऑर्डर है मेरे लिखने का वो गलत है। होना ये चाहिए था कि ब्यूटीफुली यहां होना चाहिए था और इन यहां होना चाहिए था। सही सेंटेंस होता ही डांस्ड ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट। शायद सही सेंटेंस ये होता, क्योंकि दो बातें हैं। पहला, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब या अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के भी बाद आता है, या तो मेन वर्ब के बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो था नहीं, इसका मतलब ये मेन वर्ब के बाद आता, तो ही डांस ब्यूटीफुली होना चाहिए था। दूसरा, यहां जो लिखा हुआ था द कॉन्सर्ट, ये नाउन है और सेंटेंस में फंक्शन क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके ऑब्जेक्ट का? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। तो प्रेपोजिशन को तो फिर इसके पहले लिखना पड़ेगा ना, यहां लिखेंगे इन तभी तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये। अच्छा, सेम लॉजिक अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस पे लगाएं तो देखना लिखा था ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। बताओ सही है क्या? ये तो मैनर बता रहा है। अगर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये किसी चीज का मैनर तरीका बता रहा है, फिर तो ये मेन वर्ब के बाद होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? ही फ्लू, ये उठ के आगे आएगा और हो जाएगा ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर। ये ओवर प्रेपोजिशन है, द पैसिफिक उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए नाउन के फॉर्म में लिखा है। आई होप आप समझ पाए हो। ये दोनों लॉजिक लगा के एक्चुअली इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा और करना पड़ेगा ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर। 778 A 5-man इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। एक कमिटी बनाई गई थी, 5 लोगों की इंक्वायरी कमिटी थी वो, ठीक है। वॉज अपॉइंटेड, वॉज यहां का हेल्पिंग वर्ब है, अपॉइंटेड यहां का मेन वर्ब है। ये B+V3 फॉर्म में है, आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये वाला कौन से वॉइस में आएगा? पैसिव वॉइस में आएगा। पैसिव वॉइस कहने का मतलब यह है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है वो इसका डूअर नहीं, वो इसका रिसीवर होना चाहिए। तो लिखा हुआ है 5 लोगों की इंक्वायरी कमिटी है, उसे अपॉइंट किया गया। तो ये तो ठीक बात है ना, उसे अपॉइंट किया गया। कमिटी किसी को अपॉइंट नहीं करेगी, कमिटी को अपॉइंट किया जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या करने के लिए? पर्पस क्या था? टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन केस आपको नहीं पता है तो इस चीज को नोट कर लेना। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जांच पड़ताल करना। तो क्या लिखा हुआ है? टू लुक इनटू द मैटर। जांच पड़ताल करने का, किसकी जांच पड़ताल करने का? मैटर के जांच पड़ताल करने के लिए एक 5 लोगों की कमिटी बनाई गई थी। एरर आपको मिल गया होगा, मुझे भी मिल गया है, क्योंकि ये वाला हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। यहां जो लिखा है 5-man इंक्वायरी कमिटी, अगर हम इस चीज को स्प्लिट करें तो आपको दिखेगा कि यहां पे कमिटी यहां का नाउन था और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी था। कितने लोगों की कौन सी कमिटी थी? इंक्वायरी कमिटी थी। कितने लोगों की थी? 5 लोगों की थी। कितनी थी? 1 थी। इसका मतलब अगर मैं कमिटी को नाउन बोल रहा हूं तो इसके पहले अ से लेके इंक्वायरी तक पूरा का पूरा, अ से लेके इंक्वायरी तक पूरा का पूरा आपके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और चूंकि एक से ज्यादा वर्ड है तो हम इसे कंपाउंड एडजेक्टिव बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड एडजेक्टिव है। एक से ज्यादा शब्द हैं जो कि एक ही नाउन के लिए आए हैं, तो इन्हें कंपाउंड एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है दुनिया में जो प्लूरल होगा? हो सकता है लास्ट क्लास याद करना, मैंने एग्जांपल बताया था बहुत सारा, 5 रुपी नोट, है ना, ऐसे वाले एग्जांपल्स। तो यहां लिखा हुआ था 5 men, तो men तो प्लूरल होता है भाई साहब। अभी आपने ही ये बात मानी थी कि अगर ये एडजेक्टिव है तो सिंगुलर होना चाहिए, फिर तो मैं मैन यूज करना चाहिए ना। तो एरर क्या है? एरर यहां पे मेन नहीं होगा, इसके जगह पे मैन होना चाहिए। अगला, द क्राइम रेट इंक्रीजेस। क्राइम रेट यहां का सब्जेक्ट है, इंक्रीजेस यहां का वर्ब है, रेट सिंगुलर है तो इंक्रीजेस सिंगुलर है, यहां कोई एरर नहीं है। इंस्पाइट प्रीपोजिशन है। फॉर्मल मोरल एजुकेशन, जो फॉर्मल मॉरल एजुकेशन है, मतलब जो क्राइम रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि फॉर्मल मॉरल एजुकेशन, इंस्पाइट प्रीपोजिशन है, एजुकेशन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर्मल मॉरल यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गिवन इन स्कूल्स, ये गिवन वर्ब का तीसरा फॉर्म क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये वाला एक पार्टिसिपल क्लॉज है। याद आ रहा होगा, मैंने आपको पार्टिसिपल क्लॉज समझाया था। अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पार्टिसिपल क्लॉज वो होता है जो या तो V3 से स्टार्ट हो या तो V4 से स्टार्ट हो। इसका काम ये होता है कि ये किसी भी नाउन को पकड़ के उसके लिए एडजेक्टिव का काम करता है। कभी कभी हम एक ही वर्ड का एडजेक्टिव लगाते हैं, कभी हम एक से ज्यादा वर्ड का एडजेक्टिव लगाते हैं। अगर हम एक से ज्यादा वर्ड का एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो वैसे केस में उसे पार्टिसिपल क्लॉज कहा जाता है, अगर वो V3 या V4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां क्या लिखा था कि क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, इसके बावजूद की फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है। कहां दी जा रही है?
अब इस एजुकेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, कहां दी जा रही है? जो स्कूल्स में दी जा रही है। इसका मतलब ये वाला जो है ये इस एजुकेशन नाउन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है। V3 से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि ये पार्टिसिपल क्लॉज है और पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आ रहा हूं मैं इस पे एरर पे, अलग अलग तो हमने कर लिया। लिखा हुआ द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल एजुकेशन। देखो ये मैंने आपको पहले भी शायद पढ़ाया हुआ है कि इन स्पाइट कुछ नहीं होता, या तो इन स्पाइट ऑफ होता है या तो फिर डिस्पाइट होता है। आपको दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है, या तो आप इंस्पाइट ऑफ बोलो या तो आप डिस्पाइट बोलो। इंस्पाइट कभी अकेले नहीं आएगा और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, ये दोनों रूल पैरेलली चलते हैं। तो लिखा था द क्राइम रेट इंक्रीजेस इंस्पाइट, इंस्पाइट नहीं होगा, सब इंस्पाइट ऑफ होगा, ये गलत। ठीक है, आप या तो इसको डिस्पाइट में चेंज कर दो या तो फिर आप बोलो इंस्पाइट ऑफ। एज सुन एज दे एंटर द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड ऑन बेंट नीज। लिखा एज सुन एज, जैसे ही, कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट, एंटर्ड आपके लिए वर्ब है। ठीक है, अब ध्यान देना V2 में पास्ट में है, कहां घुसे ये लोग? टेम्पल में। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे प्रेड, दे फिर से सब्जेक्ट है, प्रेड V2 है, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स, टू प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। ठीक है, घुटने टेक के उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना किया जैसे ही वो मंदिर पहुंचे। ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, पर एक एरर है इसमें, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, एक इडियोमेटिक एरर है। बेंट नीज कुछ नहीं होता, इंग्लिश में बेंडेड नीज होता है। काफी टफ सवाल है ये, एग्जाम में आया होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे बच्चे बना पाए होंगे। बेंडेड नीज होता है, बेंट नीज नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली आप अगर अभी बेंड, BND, बेंड का मतलब होता है मोड़ना, अगर आप इसके वर्ब का फॉर्म देखोगे तो वो आजकल चलता है बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग, बेंड्स। ठीक है, बट अगर आप पुरानी इंग्लिश निकालोगे तो उसमें V3 में बेंडेड भी दिया होता था। इसी की वजह से जो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो रह गया इंग्लिश में, वो ये है कि यहां पे कभी भी जब आप झुके हुए घुटनों की बात करते हो जिससे आप किसी चीज के लिए के सामने प्रे कर रहे हो, तो उसको बेंट नीज नहीं बोलते, उसको बेंडेड नीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडेड नीज। एज सुन एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड ऑन बेंडेड नीज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 781, 3/4 ऑफ द मेन हैज गॉन टू वॉर। ये वाला रूल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। लिखा है 3/4 ऑफ द मेन, ये एक नाउन फ्रेज है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा? 3/4, 3/4 किसके? मेन के। लिखा है हैज गॉन, हैज के बाद V3 होता है, बिल्कुल सही है। यहां पे टू और टू के बाद प्रीपोजिशन, अभी तक तो ठीक लग रहा है। अब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो सकता है, और तो कोई एरर है नहीं, वरना नो एरर है। तो सवाल यह है जब 3/4 ऑफ द मेन लिखा हुआ है तो यहां हैज होगा कि हैव होगा? एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आप भूल गए होगे, तो मैंने यहां पे दोबारा लिख दिया। क्या है रूल? समझना ध्यान से। रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में अ लॉट ऑफ यूज करो, प्लेंटी ऑफ यूज करो, मोस्ट ऑफ यूज करो, हाफ ऑफ, 3/4 ऑफ, एक और था इनफ ऑफ, आप जब भी किसी सेंटेंस में ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज करते हो तो इसके आगे का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन पे। रूल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। इसके बाद अगर आने वाला नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाली बात है। अगर इसके बाद आने वाले नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, हाफ ऑफ, 3/4 ऑफ, 4/5 ऑफ, ऐसे करके एक्सप्रेशन जब भी होंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग से वर्ब लगता है। अगर इसके बाद वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर इसके बाद का नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर इसके बाद का नाउन अनकाउंटेबल है तब तो कॉमन सेंस अनकाउंटेबल चीज कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती, तो वो तो हमेशा सिंगुलर ही होगा। आ जाओ सवाल पे। लिखा है 3/4 ऑफ द मेन, मेन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मेन प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैन। इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि यहां पे हम जिससे डील कर रहे हैं वो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। यहां लिखा हुआ था हैज, होना क्या चाहिए था? हैव। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट सवाल। द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग, जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी था जो अंडरस्टूड था इसलिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, लिखा हुआ जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। ये कंप्लीटली मेन टॉपिक से बाहर है। अब इससे पहले मैं एरर बताऊं, मैं कंफ्यूजन बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों जो रट के पढ़ते हैं वो बोलेंगे सर हैव का हैविंग नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब भी आप किसी वर्ड के बारे में ये पढ़ते हो कि इसका आईएनजी नहीं होगा तो वो एब्सोल्यूट रूल कभी नहीं होता।
आपको उसमें यह चेक करना पड़ता है कि आप उसमें एक्शन की बात कर रहे हो या वो एक नॉन एक्शन, एक स्टेट, एक अवस्था की बात हो रही है। रूल यह है कि जब भी आप उसमें किसी एक्शन की बात करते हो तो ऐसे केस में उसमें आईएनजी अलाउड है। जब आप स्टेट की बात करते हो तो आईएनजी अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग माई डिनर, यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे रट्टा मार के पढ़ते हैं वो बोलेंगे नहीं सर, हैव का हैविंग कैसे होगा। अरे यहां पे हैविंग का मतलब खाना खाना है, ये एक एक्शन को शो कर रहा है। चूंकि एक्शन को शो कर रहा है, यहां हैविंग बिल्कुल हो सकता है। कहां हैविंग नहीं हो सकता? मैं बोलूंगा आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां आप समझ पा रहे हो, ये पोजेशन वाला केस है कि मेरे पास एक कार है। अगर मेरे पास एक कार है तो इसमें एक्शन क्या होगा? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार है तो क्या मेरे हाथ खुद ब खुद डोल रहे हैं, मेरे पांव डोल रहा है कि मेरा गर्दन घूम रहा है? ये कोई एक्शन थोड़ी ना है, ये तो पोजेशन है। तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। चूंकि नॉन एक्शन है, यहां बोला जाता है कि हैविंग नहीं होगा, यहां पे हैव होगा। तो चीजों को रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। मैंने क्या बोला अभी कि अगर कोई एक्शन वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी अलाउड है। अगर मैं किसी चीज को छू के महसूस कर रहा हूं तो मैं तो ये बोलूंगा ना कि आई एम फीलिंग इट। फिर आप कैसे बोलोगे सर फील का फीलिंग नहीं होता? फील का फीलिंग कब नहीं होता? जब चीजें खुद ब खुद मेरे पास हो रही है। फॉर एग्जांपल, आई एम फीलिंग हॉट, ये गलत है क्योंकि मेरा एक्शन नहीं है, वो खुद ब खुद चीजें हो रही है, वो स्टेट है मेरा, अवस्था है मेरा, वहां पे नहीं होता। यहां क्या लिखा हुआ, द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग, तो मैं बात कर रहा हूं ना किसी से, मैं किसी से जानबूझकर बात कर रहा हूं, तो ये वाली बात तो एक्शन शो कर रहा है ना। एक्शन शो कर रहा है तो क्यों नहीं हैविंग होगा? बिल्कुल हैविंग होगा यहां पे, ये एरर नहीं है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन था वो मैंने यहां पे आपका दूर कर दिया। अब आ जाओ आगे। लिखा है द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली। अब मैं यहां इज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसा मैंने बताया ये रिलेटिव क्लॉज है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। द कॉन्वर्सेशन यहां का सब्जेक्ट था, इसको देख के यहां पे इज लिखा गया है, कोई एरर नहीं। इज कंप्लीटली एडवर्ब है, आउट ऑफ मेन टॉपिक। अब देखो ये लिखने के तरीके का एरर है, ये वो एरर है जिसमें ग्रामर नहीं लगता। आप इतना इंग्लिश समझते हो या आपने कितना प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर ये एरर्स पूछे जाते हैं। जब भी हम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात करते हैं ना, तो उसे आउट ऑफ द टॉपिक नहीं कहा जाता, रादर उसे ऑफ टॉपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफ टॉपिक कहा जाता है। तो इसमें एरर अंडरस्टैंडिंग का था कि ये लिखना सही नहीं होता। सही यह है कि द कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ द मेन टॉपिक बोल के नहीं होगा। ठीक है, तो एरर है भाई साहब थर्ड पार्ट में, आउट ऑफ द मेन टॉपिक नहीं होगा, ऑफ द मेन टॉपिक होगा या ऑफ टॉपिक होगा। ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। लिखा है कि ऑन द अराइवल ऑफ द मेल, ऑन प्रीपोजिशन उसके लिए नाउन अराइवल आया है, ऑफ प्रीपोजिशन उसके लिए नाउन मेल आया है। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया गया। लिखा है कि ऑन द अराइवल ऑफ द मेल मतलब मेल मिलने के बाद, मेल पहुंचने के बाद, द कार सब्जेक्ट, फाइनली एडवर्ब, मेड द स्टार्ट, कार जो है वो शुरू हुआ। आपको ये देखने में अटपटा लग सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू कर दिया। एक्चुअली में सेंटेंस ये है कि द कार फाइनली मेड द स्टार्ट ऑन द अराइवल ऑफ द मेल। ये लास्ट में ही होता, पर आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए शुरू में लिख दिया, वो एरर नहीं है। ठीक है, तो लिखा ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। आप क्या कहना चाहते हो कि जब अराइवल हो गया मेल का, जब मेल मिल गया, उसके बाद कार ने फाइनली शुरू किया। तो किसी काम को शुरू करने के लिए एक फिक्स्ड ईडियम है, मेड अ स्टार्ट। ये एक फिक्स्ड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस वजह से यहां पे मेड द स्टार्ट नहीं होगा, इसके जगह पे मेड अ स्टार्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। 84 पे पढ़ेंगे। लिखा है सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वर पुट टू ऑक्शन। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा इस पे, याद आ रहा होगा आपको, फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, इसकी जगह पे फर्नीचर होगा। और जब आप फर्नीचर कहते हो या अनकाउंटेबल हो जाता है तो इसके साथ आप वॉज लगाना पड़ेगा कि सेकंड हैंड फर्नीचर वॉज पुट टू ऑक्शन। ठीक है, या फिर अगर आप मल्टीपल बोलना चाहते हो तो आपको यह बोलना पड़ेगा पीसेस ऑफ फर्नीचर, सेकंड हैंड पीसेस ऑफ फर्नीचर वर पुट टू ऑक्शन, अगर आप प्लूरल करना चाहते हो। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, मैंने ये आपको पढ़ाया था, 2-3 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। सिनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन है, मिसचीफ, ब्रेड, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, न्यूज, बेकरी, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अगला, इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, अगर उसने कार को आते हुए देखा होता, शी मे नॉट क्रॉस द रोड, वो क्रॉस नहीं करती रोड को। थर्ड कंडीशनल याद आ रहा है, बीती हुई घटना है कि उसने देखा नहीं, वो क्रॉस कर गई, शायद एक्सीडेंट हो गया। स्ट्रक्चर क्या कहता है, इफ क्लॉज में हैड प्लस V3 होना चाहिए,
और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए। याद आ रहा है क्या? देख लो, लिखा है कि इफ शी हैड सीन, हैड प्लस V3, बिल्कुल ठीक है। द कार कमिंग, शी मे नॉट हैव क्रॉस्ड, एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। क्या होना चाहिए था? माइट नॉट हैव क्रॉस्ड। क्या होना चाहिए था? माइट नॉट हैव क्रॉस्ड। आगे बढ़ेंगे। 786 लिखा है हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। फिर से देखो, यहां पे फर्नीचर्स का यूज किया गया है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं हो सकता। ऑल्दो निरत्याय नाम है किसी का, इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग, ही ऑफन टेल्स लाई। लिखा हुआ है जबकि, ऑल्दो कंजंक्शन है, निरत्याय नाम है, सब्जेक्ट है यहां का, इज लिंकिंग वर्ब है, वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लिखा है कि जबकि निरत्याय जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सिंसियर है। किसमें? जिस तरीके से वो काम करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि टू हिज डीलिंग। अगर मैं आपको इसके पीछे का ग्रामर बताऊं तो टू जो यहां लिखा था वो एक प्रीपोजिशन था, जिसका ऑब्जेक्ट ये डीलिंग था, जो कि जेरेंट फॉर्म में था। उसके पहले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया गया है। ठीक है, तो लिखा है कि टू हिज डीलिंग ही ऑफन, यहां कॉमा के बाद नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ही सब्जेक्ट है, ऑफन एडवर्ब है, टेल्स, ही के लिए तो टेल्स ही आएगा, लाइज क्या बोलता है? झूठ बोलता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा टेल्स का। तो क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो निरत्याय इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाइज। तो अब देखो, अब मैंने आपके सामने अलग अलग कर दिया कि यहां से लेके यहां तक तो कोई एरर नहीं दिख रहा, सीधा सीधा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही ऑफन टेल्स लाई, यहां भी कोई एरर नहीं दिख रहा। अब या तो नो एरर है या तो इसमें कुछ झोल है। तो जी आपने सही पकड़ा, इसी में झोल है। जब आप ये बोलते हो ना कि उसके काम करने का तरीका, तो उसे इन हिज डीलिंग कहा जाता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई डीलिंग्स। मतलब जिस तरीके से मैं काम करता हूं ना, मैं उसमें बहुत ईमानदारी बरतता हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। तो मैं बोलूंगा आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई डीलिंग्स, नॉट टू माई डीलिंग्स। ठीक है, तो यहां पे एरर ये है, यहां पे टू नहीं होना चाहिए था, इसके जगह पे इन होना चाहिए था। अगला सवाल, द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी विल बी मूविंग टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून। द अदर डे समय बता रहा है, माई सिस्टर सब्जेक्ट है यहां का, टोल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे टोल्ड लिखा हुआ है जो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, जिसका मतलब है हम पास्ट टेंस से डील कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरी बहन ने मुझसे कहा दैट, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा, शी सब्जेक्ट है, विल बी मूविंग, विल मॉडल है लेकिन प्रेजेंट का मॉडल है। अब सोचो, जब आपने यहां पे टोल्ड किया तो फिर इसे भी तो हमें पास्ट में रखना पड़ेगा, तो विल होना चाहिए कि वुड होना चाहिए? वुड होना चाहिए। अच्छा, जब आप मॉडल कंटिन्यूअस करते हो तो वुड के बाद बी लगता है, बी के बाद V4 लगता है, आई विल बी गोइंग, याद है? सो यहाँ पे वुड हो जाएगा, वुड बी मूविंग, बिल्कुल ठीक है, टू हर न्यू अपार्टमेंट वेरी सून, और कहीं एरर नहीं है। आंसर यह है, यहाँ पे वुड नहीं होगा। अगला, टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10। लिखा है टोनी इज गिविंग मी अ लिफ्ट, टोनी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग मेन वर्ब है, मी अ लिफ्ट, कहीं कोई एरर नहीं है। ही इज कमिंग टू कॉल मी, कॉल फॉर मी, कॉल फॉर मी का मतलब होता है टू पिकअप, टू पिकअप। ठीक है, मतलब यह है कि वो आ रहा है मुझे पिकअप करने के लिए 10 बजे। ही इज कमिंग टू कॉल फॉर मी एट 10, कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? नो एरर। Each of the students participating in the drawing competition have to bring his own materials। लिखा है each of the students। ये रूल हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी सेंटेंस में each of लिखते हैं तो उसके बाद का नाउन प्लूरल होता है और उसके बाद का वर्ब सिंगुलर होता है। ये रूल हमने पढ़ा है ना। तो लिखा है कि each of the students, नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, बिल्कुल ठीक है। each of the students, कैसे स्टूडेंट्स? पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ये वाला क्या है? ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है। कैसे पता चला? ये आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूं प्रत्येक बच्चा। कौन सा बच्चा? वैसे बच्चे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे होना चाहिए था हु आर पार्टिसिपेटिंग, पर हु आर अंडरस्टूड से नहीं लिखा गया है, तो लिखा है यहां पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ये यहां का पार्टिसिपल क्लॉज है, राइट? इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग। अगर हम इस सेंटेंस को, आपको मैंने बार बार ये सिखाया है कि आप पार्टिसिपल क्लॉज को हटा भी दोगे तो सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने यहां से इसे हटा दी। अब क्या लिखा हुआ है? वो तो मैं ये बता रहा था कि स्टूडेंट्स कौन है, चलो मारो गोली, स्टूडेंट्स कौन है?
अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग, तो बताओ एरर होगा कि नहीं होगा? क्यों? यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था, ईच ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर होता है। यहां लिखा हुआ है हैव टू ब्रिंग, हैव तो प्लूरल है भाई साहब। अगर इसके बाद का नाउन वर्ब सिंगुलर होता है तो हैज होना चाहिए ना फिर। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज टू ब्रिंग। क्लियर? आगे बढ़े। 791 लिखा है कि राज सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 सेंचुरीज। लिखा हुआ है राज सब्जेक्ट है यहां का, सरप्राइज मेन वर्ब है यहां का, एवरीवन ऑब्जेक्ट है। राज ने सबको सरप्राइज कर दिया कब? व्हेन कंजंक्शन ही क्रिएटेड, ही सब्जेक्ट है, क्रिएटेड वर्ब है। देखो यहां पे भी पास्ट था, यहां पे भी पास्ट है, कोई एरर नहीं है। ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, उसने एक कैसा रिकॉर्ड बनाया जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, यहां तक कोई एरर नहीं है। ऑफ 1.5 सेंचुरीज। आप क्या बोलना चाहते हो? एक सेंचुरी और आधा सेंचुरी? आधा सेंचुरी क्या होता है भाई? आप कहना चाहते हो शायद कि 150 रन उसने बनाए। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। इसको लिखने का जो सही तरीका है वो है 1.5 सेंचुरी, सेंचुरीज नहीं। ऐसे सेंचुरीज का मतलब क्या होगा पता है? एक सेंचुरी अलग से बनाया और 50 रन अलग से बनाए। पर यहां हम वो तो कहना नहीं चाह रहे थे, हम कहना चाहते हैं 150 रन बनाए ना, तो उसे 1.5 सेंचुरी बोलिए, क्योंकि वो एक ही इनिंग है। या फिर पुराने इंग्लिश में इसको ऐसे भी लिखा जाता था कि 1 सेंचुरी एंड अ हाफ, इसको ऐसे भी लिखा जाता था। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, आप या तो इसको बोलो 1.5 सेंचुरी, या तो आप इसको बोलो 1 सेंचुरी एंड अ हाफ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे एग्जाम में तो फिर हालत खराब है भाई, ध्यान नहीं आ पाएगा एग्जाम में कि क्या होगा। 792 डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, लिखा है डू नॉट राइट हिम ऑफ। आप ना उसे नजरअंदाज मत करो, आप उसको रिजेक्ट मत करो। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है राइट ऑफ, जिसका मतलब होता है टू रिजेक्ट, टू इग्नोर। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि अरे यार वो टीम थोड़ी ना जीत पाएगी, दिल्ली भी कभी जीतेगी क्या? तो दूसरा को कह रहे हैं नहीं नहीं इस बार टीम अच्छी है दिल्ली की, उसको राइट ऑफ मत करो, मतलब उसको रिजेक्ट मत करो, ऐसे मत नजरअंदाज करो कि अरे वो तो नहीं हो पाएगा। अब आपने अगर सेंटेंस देखा है तो आपको पता चल गया होगा एज ए कंजंक्शन है, आई फील, आई सब्जेक्ट है, फील उसका ऑब्जेक्ट है, आई फील व्हाट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ही स्टिल हैज द फायर, ही के लिए हैज आया, बिल्कुल ठीक है। ही हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम, उसके पास वो आग है जो कि अभी भी उसके अंदर तप रही है। अब देखना फिर से यहां पे स्मोल्डरिंग आईएनजी से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये भी पार्टिसिपल क्लॉज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज होगा। इसका नाउन क्या है? फायर, फायर के लिए आया है कि अभी भी उसके अंदर आग है। कौन सी आग? जो उसके अंदर अभी भी जल रही है। ठीक है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है फायर के लिए। एनीवेज कमिंग बैक टू द एरर। एरर क्या है? अब देखो ना, यहां मैंने क्या लिखा था, राइट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, यहां क्या लिखा था? डू नॉट राइट हिम ऑफ। ओ एफ नहीं होगा भाई साहब, ओ एफ एफ होगा, जो एक्चुअल फ्रेजल वर्ब है और जो यहां का सेंस भी है रिजेक्ट करना, उसके लिए ओ एफ एफ लगता है, ओ एफ नहीं। तो एरर है फर्स्ट पार्ट में, ओ एफ एफ यहां पे होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। द पुअर मैन सेव्स द मनी, द पुअर मैन सब्जेक्ट है यहां का, सेव्स वर्ब है, द मनी सेव्स लिखा हुआ है, वर्ब के 5वें फॉर्म में है, इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस से डील कर रहे हैं। द पुअर मैन सेव्स द मनी बट कंजंक्शन, बट देन ही बिगैन टू वरी, बिगैन लिखा हुआ है, V2 है, इसका मतलब यहां जाके सेंटेंस पास्ट हो गया, कुछ झोल है। बिगैन टू वरी दैट कंजंक्शन थीव्स माइट टेक इट, माइट लिखा हुआ है, पास्ट का मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है इसलिए यहां पे टेक लिखा हुआ है, पर ये पास्ट का मॉडल है। तो हमारे सेंटेंस में 3 इंडिकेटर हैं, एक है सेव्स जो कि प्रेजेंट को बता रहा है, बिगैन है जो कि पास्ट को बता रहा है, माइट है जो कि पास्ट को बता रहा है। अब क्या करेंगे हम? पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट करना पड़ेगा। अगर हम पूरे को प्रेजेंट करें तो 2 जगह पे एरर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये सेव्स को पास्ट कर देंगे और सेव्स की जगह पे क्या हो जाएगा? सेव्ड। पूरे सेंटेंस को पास्ट रखना है। 794 लिखा ही एडवाइज्ड मी, बच्चों वाला सवाल पहले भी पढ़ाया है। एडवाइस ADVICE एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सलाह। एडवाइज SE वाला एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सलाह देना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था? ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन, उन्होंने मुझे ये सलाह दी। तो भैया आप यहां पे वर्ब का दूसरा फॉर्म लिख रहे हो तो इसके लिए चीजों का वर्ब होना भी तो जरूरी है। हम नाउन का ट्री को पास्ट करके ट्रीट थोड़ी ना कर सकते। ट्री एक नाउन है, इसका पास्ट कैसे बनेगा? नाउन का पास्ट नहीं होता,
पास्ट वर्ब का होता है तो पहले से वर्ब तो लिखो, तो क्या करेंगे एडवाइस लिखेंगे और फिर डी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा एडवाइज्ड। तो एरर क्या हुआ यहाँ पे एडवाइज्ड नहीं होना चाहिए था, उसके जगह पे एडवाइज्ड होना चाहिए था। बच्चों वाला सवाल है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Some of our latest cannon that have come out of the production line have a very long range. लिखा हुआ है हमारे कुछ जो लेटेस्ट कैनन है that have come out of the production। आपको दिख रहा होगा ये एक रिलेटिव क्लॉज है, क्यों? क्योंकि ये दैट से स्टार्ट है पहला। दूसरा, ये इस कैनन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि हमारे कुछ ऐसे कैनन हैं जो कि प्रोडक्शन से अभी बाहर आए हैं। हम कौन से कैनन की बात कर रहे हैं? जो कि प्रोडक्शन से अभी अभी बाहर आए, ठीक है। तो लिखा है दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज, उनके बड़े लंबे रेंज हैं। यहां जो लिखा है हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज, इससे पता चल रहा है कि हम हथियार वाले कैनन की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कैनन के दो वर्ड्स होते हैं जो आपस में होमोनिम्स हैं। एक होता है CANON, एक होता है CANNON। जो CANON है इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियम कानून कहीं के, है ना। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, नियम कानून। जो दूसरा होता है CANNON, इसका मतलब होता है हम जब किसी आर्मरी की बात करते हैं, हम किसी आर्मर की बात करते हैं, मतलब हम किसी हथियार की बात कर रहे हैं, हम किसी वेपन की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि रूल्स का रेंज लंबा होगा कि हथियार का रेंज लंबा होगा? ऑब्वियसली यहां पे बंदूक की बात की जा रही है कि जो बंदूक हमारे नए प्रोड्यूस हुए हैं उनका रेंज बहुत ज्यादा है। तो जब आप बंदूकों की बात कर रहे हो फिर आप CANON कैसे यूज कर रहे हो? यहां पे गलत है या नहीं है? क्या होना चाहिए? CANNON। अच्छा, ये प्लूरल में भी होगा क्योंकि यहां पे सम ऑफ लिखा हुआ है, तो होना क्या चाहिए? कैनन्स, ठीक है। अच्छा, इसको प्लूरल करने से फायदा क्या हुआ? ये जो रिलेटिव क्लॉज आया था दैट, इसका एंटीसीडेंट कौन था? ये कैनन्स था। तो आगे जो वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा? कैनन्स के हिसाब से होगा। अगर आप यहां सिंगुलर रखते हो फिर यहां भी एरर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें इसको कैनन्स करना पड़ेगा। Susan said that she shall try to attempt the task to the best of her ability। बहुत बच्चा वाला सवाल लिखा है। Susan said पास्ट है, that she shall गलत है। shall try होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि shall एक प्रेजेंट का मॉडल है। इसे पास्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा? would, और उसके बाद क्या हो जाएगा? try। would के बाद बेस फॉर्म होता है तो हो जाएगा Susan said that she would try to attempt। He couldn't but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। लिखा he couldn't but help मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, shed tears अपने आप को रोक नहीं पाया आंसू गिराने से। किसके ऊपर आंसू गिराया? एट द प्लाइट, जो बुरे जो हालात थे, एट द प्लाइट, किसके प्लाइट पे? ऑफ द विलेजर्स। अच्छा, कौन से विलेजर्स हैं? तो देखो एक पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज फिर से लिखा गया है। कौन से विलेजर्स हैं? ऐसे विलेजर्स, देखना V3 से स्टार्ट है, ऐसे विलेजर्स जिन्हें होमलेस छोड़ दिया गया, जो बेघर हो गए एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन की वजह से, ठीक है। तो ये वाला आपके सेंटेंस का पार्टिसिपल क्लॉज था। इसका सेंटेंस पे कोई काम नहीं है, केवल ये विलेजर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? ही कुडंट हेल्प बट शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाया विलेजर्स के लिए आंसू बहाने से। तो जब कोई अपने आप को रोक नहीं पाता ना, उसे लिखा जाता है इस तरीके से कि ही कुडंट हेल्प बट। सही लिखने का तरीका ये वाला है, ही कुडंट हेल्प बट, ठीक है। जैसे आई कुडंट हेल्प बट टच हिज फीट, ठीक है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उसके पांव छूने से, ठीक है। ही कुडंट हेल्प बट टच हिज फीट। तो ध्यान देंगे आप, यहां पे कुडंट हेल्प बट लिखा हुआ है। लिखने का तरीका ये है, यहां क्या किया था? यहां उसे उल्टा कर दिया था, कुडंट बट हेल्प लिखा था। ऐसा इंग्लिश में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। क्या होगा? कुडंट हेल्प बट। अगेन बढ़िया सवाल था। 798 Most of the members at the meeting felt that the group appointed to investigate the case were not competent to do the job efficiently। बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्या लिखा हुआ है? Most of the members at the meeting, ध्यान देना, at the meeting, at preposition, meeting उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, काट दिया, कोई एरर नहीं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा था, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, हाफ थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ। इन सब के बाद नाउन प्लूरल भी हो सकता है और नाउन सिंगुलर भी हो सकता है। कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिल्कुल हो सकता है। V2 लिखा हुआ है फेल्ट, कोई एरर नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फेल्ट दैट, यहां तक तो कोई एरर नहीं मिला हमें। आगे बढ़ते हैं। क्या आप महसूस किया? दैट कंजंक्शन, दैट द ग्रुप अपॉइंटेड, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, जिस ग्रुप को अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस को, ठीक है। ध्यान से देखना,
कंफ्यूजन होने का एक जगह यहां पे है। द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट। आगे जो भी चीज है, जहां ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे जाना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। क्या लिखा हुआ? द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट। अब मैं डायरेक्टली भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के मजबूर करूंगा कि आप सोचो थोड़ा। ये वर्ब जो है ये लिंकिंग वर्ब है, बोलो हाँ। ये अपॉइंटेड है, ये भी आपके हिसाब से वर्ब ही है, बोलो हाँ। तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पे ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आगे लिखा हुआ था वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली, जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कौन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था? आप बोलोगे ग्रुप। इसका मतलब ये ग्रुप जो है ये वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरा, अब मैं बोल रहा हूं अपॉइंटेड। आप मुझे बता अपॉइंटेड का सब्जेक्ट कौन होगा? किसने अपॉइंट किया? पता नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस। अच्छा, अगर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो क्या ये वर्ब हो सकता है? नहीं। अगर वर्ब लिखेंगे तो सब्जेक्ट भी तो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो सोच आप गलत रहे हो। ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये क्या हो गया ये? क्या? ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है। मुझे कैसे पता चला? बहुत आसान है, मैंने देखा। क्या ये ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए आया था? हाँ जी, ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए आया था। क्या बोला जा रहा था? देखो कि ज्यादा करके मेंबर को ऐसा महसूस होता है कि वो ग्रुप जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ग्रुप ना कॉम्पिटेंट नहीं है। कौन सा ग्रुप? जिसमें हम और तुम है वो वाला ग्रुप, जिसमें महात्मा गांधी और नेहरू थे वो वाला ग्रुप। कौन से ग्रुप की बात हो रही है? तो उसको ही क्वालिफाई करने के लिए यहां पे बता दिया गया आपको साफ साफ, वो ग्रुप जिसे अपॉइंट किया गया है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है फॉर द नाउन ग्रुप, तो मैं गलत नहीं होऊंगा? मैं गलत नहीं होऊंगा, यही बात है। इसका मतलब यह है कि इसमें तो कोई एरर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। जिसे अपॉइंट किया गया V3 है ये अपॉइंटेड, कि जिसे अपॉइंट किया गया क्या करने के लिए? टू के बाद V1, टू के बाद बेस फॉर्म। तो लिखा है कि जिसे अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहां तो कोई एरर ही नहीं मिला हमें। पर इससे हमारा एक काम आसान हो गया। काम ही आसान हो गया कि अब हमें यहां से ये बात समझ में आ गई कि ग्रुप के लिए वर आया है, राइट। अब जब हमें ये बात समझ में आ गया तो हमें एरर भी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रुप हम जब लिखते हैं तो ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होगा तो ग्रुप्स लिखेंगे। तो इसके लिए हम वर कैसे यूज कर रहे हैं? गलत है या नहीं? क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। तो बता भी एरर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एरर होगा। तो एरर ये है कि वर की जगह पे वॉज होना चाहिए। बोलो समझ पाए? मजा आ रहा है? बढ़िया सवाल है सारा। 799, नाइदर द साइज नॉट द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। जैसे मैंने बोला बढ़िया सवाल है, बच्चों वाला सवाल आ गया। नाइदर नॉर के साथ जब भी चीजों को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा नजदीकी वाले सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ये रहा नजदीकी वाला सब्जेक्ट। ये ग्लव्स को मत मानना, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ये है। कलर सिंगुलर है तो यहां लिखा था वर्ब, क्या होना चाहिए? वॉज। इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी इन हिम। जब वो उनसे मिले थे, इट वॉज ओनली वेन, जब उनसे मिले थे, दे मेट, इट वॉज ओनली वेन दे मेट, जब वो उनसे मिले तब उन्हें यह महसूस हुआ कि दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। शायद मैंने पहले आपको चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक के बीच का डिफरेंस समझाया था। देखो, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव जैसा यूज किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बचकानी हरकतें करते हैं, चाइल्डिश क्वालिटीज हैं उसकी। मतलब उसको कहीं लेके मत जाना यार, बड़ा बचकाना हरकतें हैं उसकी। दूसरा होता है, ये पॉजिटिव बात है, बच्चों जैसी हरकतें करना, विच मीन्स खुश रहना। जैसे बच्चे खुश रहते हैं ना, बड़ी सिंप्लिसिटी से बच्चों की तरह खुश हो जाता है वो। मतलब कहीं गया और अच्छा खाना मिल गया, वाह वाह, वो एक दिन तक बोला रे क्या खाना था यार। बच्चों जैसी मासूमियत है उसमें। दैट इज चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, ठीक है। अच्छा, यहां क्या लिखा हुआ था? सिंप्लिसिटी। तो हम जिस वर्ड को यहां पे टारगेट कर रहे हैं वो तो एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। सिंप्लिसिटी तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब यहां पे तुम बचकानी सिंप्लिसिटी तो नहीं बोल सकते, बच्चों जैसी सिंप्लिसिटी बोल सकते हैं। तो यहां पे चाइल्ड लाइक होना चाहिए, नॉट चाइल्डिश। बढ़िया सवाल था। 801, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। लिखा है कि अब मैंने रियलाइज किया है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसमें उतना ही करेज लगता है और उतना ही कॉन्फिडेंस लगता है जितना डांस में लगता है। तो लिखा है कि आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। ध्यान देना,
मुझे अभी रियलाइज हो गया कि पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स, इट इज, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग यहां का सब्जेक्ट है, स्पीकिंग सब्जेक्ट है, जेरेंट फॉर्म है, रिक्वायर्स उसके लिए वर्ब आया है। हम जिसे कंपेयर कर रहे हैं एज मच करेज, हमें अब ये समझ में आ गया है कि उतना ही कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए एज टू डांस। यहां पे मैंने दो चीजें रियलाइज की, यहां पे मैंने दो चीजें रियलाइज की। पहला ये कि पब्लिक स्पीकिंग में उतना ही करेज लगता है जितना डांस में लगता है। जिसका मतलब है अगर मैं ये कहूं कि हम पब्लिक स्पीकिंग को डांस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, यही चीज है। अच्छा यही चीज है तो थियरी ऑफ पैरेललिज्म याद आ रहा है, जहां पे ये कहा गया था कि दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं दोनों का फॉर्म सेम होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग जेरेंट होता है, टू डांस इंफिनिटिव है। तो बताओ क्या ये सही है? डेफिनेटली सही नहीं है। होना क्या चाहिए? आई नाउ रियलाइज, अब मुझे रियलाइज होता है दैट पब्लिक स्पीकिंग requires as much courage and confidence as dancing. To dance नहीं, dancing. ठीक है, अगर मैं ये बोलता that to speak in public requires as much courage, तो फिर यहां पे to dance ठीक था। या तो हम दोनों को दोनों को इंफिनिटिव कर दें या तो हम दोनों को जेरेंट कर दें। तो सवाल ये होता है सर सुधारेंगे कैसे? तो ये बात आपने अभी तक सीख ली होगी कि पहला वाला अगर सही है तो हम दूसरे वाले को ही सुधारते हैं, इसको चेंज नहीं करते नॉर्मली। ठीक है। 802 द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड, यहीं पे एरर मिल गया है तो आगे नहीं जाऊंगा मैं। लिखा है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ह्यूमन बींग्स में काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब भी हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं तो हम विच लगाते हैं कि हु लगाते हैं? हु लगाते हैं, गलत है, हु होना चाहिए। इट इज टू सर्टिफाई दैट ही हैज वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। लिखा ये सर्टिफाई करने के लिए है कि उसने जो राइटिंग कॉम्पिटिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के लिए, उसमें उसने जीता है। इट इज टू सर्टिफाई दैट, ये गलत है साहब। इट इज टू सर्टिफाई नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग का एरर है। दिस इज टू सर्टिफाई होता है। आप बोलोगे सर ये क्या बचकाना एरर है? देखो है तो बहुत बचकाना एरर, आप पूछ दिया एग्जाम में तो क्या कर सकते हैं। पर आपको ये बात भी थोड़ा सा लॉजिक है इसमें कि हम जब किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कह रहे हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को एड्रेस करके ही बोलेंगे। इस वजह से मेरे हाथ में जब कुछ होता है उसे दिस इज कहते हैं, नॉर्मली इट इज नहीं कहते। ठीक है, पर आई डोंट थिंक ये ऐसे सवाल पूछने चाहिए, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। ये इट इज भी 100% गलत नहीं है। ठीक है, पूछ लिया तो किस्मत खराब है भाई आपकी। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, फिर से बच्चों वाला सवाल हम पढ़ चुके हैं ये कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर ऑफ लगा हो तो इसके बाद का जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और इसके बाद का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ये हमने पहले पढ़ा होगा। तो लिखा हुआ नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल, आर सेंसिबल नहीं होगा भाई साहब, क्या होगा? इज सेंसिबल। गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल, बड़ा खूबसूरत सवाल था, मतलब मजा ही आ गया। क्या लिखा हुआ है? गिव योर आंसर्स, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड किया जा रहा है किसी को, गिव योर आंसर्स, अपने जवाब दीजिए। गिव वर्ब है, योर आंसर्स ऑब्जेक्ट है। इन योर ओन वर्ड्स, इन प्रीपोजिशन, वर्ड्स उसका ऑब्जेक्ट है। इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में इस्तेमाल कीजिए जहां तक आप दे पाओ, जहां तक प्रैक्टिकल हो। पता है इसमें एरर क्या है? प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकेबल होगा। अब बोलोगे सर ये क्या नया चीज बता दिया आपने? बिल्कुल नया है, सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल में थोड़ा डिफरेंस होता है सर। क्या डिफरेंस होता है? प्रैक्टिकल हम कहते हैं ऐसी किसी चीज को जो रियलिस्टिक हो, जो फिजिबल हो, आपको लगता है रियल वर्ल्ड में यह किया जा सकता है। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है सेम चीज बट बाय बुक्स। मतलब समझा दो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहर को पानी की तरह पिया जा सकता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकेबल है, पर नहीं पीना है ये प्रैक्टिकल है। समझ रहे हो? इंडिया से करप्शन खत्म किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकेबल स्टेटमेंट है। नहीं कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकल है। मतलब यह है कि किताबों में, नियम कानून में, प्रकृति में जो चीज करने योग्य है उसे प्रैक्टिकेबल किया जा कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो प्रैक्टिकल कहलाता है। कितना खूबसूरत अंतर है, सोचो। एक रात में इंग्लिश का कोर्स खत्म करना प्रैक्टिकेबल है क्योंकि 10 एक चैप्टर है, मैं चाहूं तो अगले 14-15 घंटे में उसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन क्या ऐसा होना, मतलब ऐसा हो पाएगा? प्रैक्टिकल नहीं है। किया तो जा सकता है पर प्रैक्टिकल नहीं है। ना टीचर पढ़ा पाएगा ना स्टूडेंट पढ़ पाएगा।
इसका मतलब यह है कि यह चीज प्रैक्टिकेबल है, मतलब फिजिबल है लेकिन सेंसिबल नहीं है। समझ रहे हो, फिजिबल है लेकिन सेंसिबल नहीं है। तो वैसी कोई चीज जो रियलिस्टिक नहीं है या रियलिस्टिक है उसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। वैसी चीज जो किताबों के हिसाब से की जा सकती है, पॉसिबल है, उसे प्रैक्टिकेबल कहा जाता है। अब क्या लिखा हुआ था कि अपने आंसर्स को अपने शब्दों में दो जहां तक प्रैक्टिकल हो सके, प्रैक्टिकल नहीं, जहां तक प्रैक्टिकेबल हो सके, राइट? क्योंकि ये चीजें की जा सकती है। आप उसी के लिए कमांड दे रहे हो ना कि जितने शब्दों, अपने शब्दों में जितना बोल सकते हो उतना बोलो। आप बाय बुक्स की बात करो, नियम से जितना लिख सकते हो लिखो, तो प्रैक्टिकेबल हो। अगला, टायर्ड आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। देखो, वी आवर्स का मतलब होता है सुबह के पहर तक, शायद मैंने इडियम्स में पढ़ाया है आपको। वी आवर्स का मतलब होता है सुबह के पहर तक। लिखा है कि टायर्ड आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग, मैं जितना भी थका था, मुझे काम करते रहना पड़ा सुबह तक। टायर्ड आई हैड टू कीप, देखो यहां से अगर मैं देखूं तो लिखा है आई सब्जेक्ट, हैड आपका मेन वर्ब, टू कीप इंफिनिटिव, आई हैड टू कीप ऑन, मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। कीप ऑन मतलब होता है कंटिन्यू, क्या करना पड़ा, वर्किंग। ऑन प्रीपोजिशन है, वर्किंग उसके लिए ऑब्जेक्ट आया है। आई कीप ऑन वर्किंग टिल, कब तक, द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो यहां तक तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको बार बार पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा कि टायर्ड आई वाज, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, चाहे मैं जितना भी थका था। लिखने का तरीका है टायर्ड एज आई वाज। अगेन टफ सवाल है, ये पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑनेस्ट एज आई एम, आई कांट स्टॉप करप्शन ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब मैं चाहे जितना भी ईमानदार क्यों ना रहूं, मैं अकेले अपने दम पे करप्शन नहीं रोक सकता। तो लिखने का तरीका क्या है, ऑनेस्ट एज आई एम, ऑनेस्ट एज आई एम। चाहे मैं जितना भी अमीर हूं, मैं दुनिया नहीं खरीद सकता। चाहे मैं जितना भी सिंसियर हूं, मैं ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। ऐसे जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमेशा यही स्ट्रक्चर होता है, पहले एडजेक्टिव उसके बाद एज। तो यहां देखना क्या था, स्ट्रक्चर आधा लिखा था टायर्ड आई, टायर्ड आई नहीं, टायर्ड एज आई वाज, ये लिखने का तरीका है। अगेन टफ सवाल है। अगला, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स्ट देन द वन सजेस्टेड बाय यू। जो सजेशन उसने दिया है, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड, जो सजेशन उसने दिया है, ये देखो अगेन यहां पे गिवन बाय हिम जो लिखा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये V3 दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सजेशन जो उसने दिया है, सजेशन की क्वालिटी का जो उसने दिया है। तो लिखा है द सजेशन गिवन बाय हिम, जो सजेशन उसने दिया है, इज एज बैड, वो उतना ही बुरा है, इफ नॉट वर्स्ट देन, अगर उससे खराब नहीं जो तुमने दिया था। ठीक है, मतलब तुमने भी खराब घटिया सजेशन दिया, उसने भी घटिया सजेशन दिया। अब देखना यहां पे क्या लिखा हुआ, इफ नॉट वर्स्ट देन। बैड एक एडजेक्टिव होता है, कॉम्पैरेटिव होता है वर्स, सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो बताना इसमें एरर होगा कि नहीं होगा। आप जब यहां देन लिख रहे हो, इसका मतलब आप कॉम्पैरेटिव डिग्री लिखना चाह रहे हो। आप अगर कॉम्पैरेटिव डिग्री लिखना चाह रहे हो तो फिर यहां पे वर्स्ट कैसे होगा, क्या होना चाहिए, वर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, वर्स। क्लियर। Hearing these strange noise above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house. लिखा हुआ है कि hearing these strange noise above, मतलब ऊपर में जो अजीब सी आवाजें आ रही थी, उनको सुनने के बाद मेरे thought at once मतलब होता है तुरंत मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, that thieves had entered the house, कि जो चोर है वो घर में घुस गए। ये hearing जो है ये जेरेंड है। ठीक है, सेंटेंस यहीं से शुरू किया गया, नाउन का काम कर रहा है। लिखा है कि hearing These strange noise above, जो नॉइज मैं सुन रहा था, ठीक है, जो नॉइज मैं सुन रहा था उससे मुझे तुरंत यहां ख्याल आया कि जो थीव्स हैं वो मेरे घर में एंटर कर गए। अब देखना यहां पे क्या लिखा हुआ था, लिखा था हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइजेस, अच्छा सुधार के लिखा गया, हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइजेस अबव। सही है ना, क्यों सही है, जब आप दीज लिख रहे हो तो कभी आपने ये बोला दीज बॉय, नहीं ना, जब भी बोलते हो तो क्या बोलते हो, दीज बॉयज। तो दिस बोलेंगे तो उसके साथ बॉय बोलेंगे, दीज बोलेंगे तो उसके साथ बॉयज बोलेंगे। मतलब दिस के बाद सिंगुलर नाउन आता है और दीज के बाद प्लूरल नाउन आता है। क्लियर है। यहां क्या लिखा होता है, हियरिंग दीज स्ट्रेंज नॉइज अबव, नॉइज नहीं होगा, क्या होगा, नॉइजेस अबव। 809
एवरीवन वर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस, मिल गया है। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। एवरीवन सिंगुलर होता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, एवरीवन वॉज हैप्पी। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट, लिखा है कि द लायंस किल द एनिमल्स, द लायंस यहां का सब्जेक्ट है, किल यहां का वर्ब है, द एनिमल्स ऑब्जेक्ट है, एंड ईट खा लेते हैं, लायंस यहीं का सब्जेक्ट है, उसी के लिए वर्ब आया है, द लायंस ईट हिज मीट। हिज किसके लिए आ रहा है, किसका मीट खाते हैं, जिनको मारते हैं, किनको मारते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स के लिए तो ही नहीं आ सकता, हम मस्कुलिन जेंडर के बारे में तो बोल नहीं रहे। दूसरा, अगर ये चीज हिज को अगर हम देखें तो ये सिंगुलर था, और इसके लिए हम जो नाउन ला रहे थे वो प्लूरल था, तो गलत तो ऐसे भी हो गया। तो होना क्या चाहिए था, देयर मीट। 811 द टीम वॉज नाउ इन फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, लिखा है कि द टीम वॉज, इसका मतलब हम कलेक्टिव नाउन टीम को एक मान रहे हैं। क्यों एक मान रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम उनको एक दिखाना चाह रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई है। तो ये हम एक यूनिट मान रहे हैं कि टीम जो है वो फील्ड पे थी, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ये सिंगुलर है, हम एक मान रहे हैं। अगर हम एक मान रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा मानते तो हम टीम्स लिखते ना, टीम्स तो लिखा हुआ नहीं है, टीम लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको एक ही मान रहे हैं, हम सिंगुलर मान रहे हैं। अगर हम इसको सिंगुलर मान रहे हैं तो जो वर्ब हम इसके लिए लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो देखो वॉज लगा हुआ है। जो प्रोनाउन इसके लिए लगाएंगे वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन यहाँ तो देयर लिखा हुआ है, जो कि दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो बोलो गलत होगा कि नहीं होगा, 100% गलत होगा। होना क्या चाहिए था, टीम बोल रहे तो इट्स बोलो, तो आंसर हो जाएगा द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक इट्स प्लेस। अगला, आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे जो बड़े बिलवेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पूरी दुनिया पहचानती है। आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू ऑल द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ध्यान देना मेरी बात पे, लिखा है आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू। नोन अपने बाद टू लेता है, जहां पे आप कहना चाहते हो जाना माना सबको, मतलब सब लोग अगर पहचान रहे हो तो उसको नोन टू कहा जाता है। जैसे कोविड वॉज अ फैटल डिजीज एंड इट वॉज नोन टू एवरीवन, नोन टू मतलब हर कोई उनको जानता है। तो बात यहां पे वही है कि जो हमारे बिलवेड प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको सब पहचानते हैं, इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग इनको पहचानते हैं। कहीं कोई एरर नहीं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रोफेसर लाल टीचेस बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर, अगेन बच्चों वाला सवाल। देखो ये सब बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं इनको अलग अलग नहीं कर रहा, सब्जेक्ट कौन सा वर्ब कौन सा, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद अब मुझे ये बात मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इतना तो अब समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे, इतने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में, तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। हमने पढ़ा है बोथ के बाद क्या लगता है, एंड लगता है। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल एज, भैया एज वेल एज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा एंड, तो हो जाएगा प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर। अगला, द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड, लिखा है मीडिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी भी ब्रांड को क्या करने में, पॉपुलर बनाने में। द मीडिया यहां का सब्जेक्ट है, लिखा हुआ है प्लेज, प्ले होगा कि प्लेज होगा, ऑब्वियसली प्लेज होगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। बच्चों वाले सवाल। अगले, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, अगर मैं जब तक मेरे दोस्त को इन्वाइट नहीं किया जाएगा मेरा दोस्त इस मैरिज फंक्शन में नहीं आएगा। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, ये आपने पढ़ा होगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। अब अगर हम कह देंगे अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, तो ये भी नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाएगा, और ये भी डबल नेगेटिव्स अलाउड नहीं होते, तो आप यहां से नॉट को रिमूव कर दो। क्या होना चाहिए, अनलेस ही इज इन्वाइटेड। अगला, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, ये सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हमने भेजा है, और हमें बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक हमें कोई आंसर इसका नहीं मिला, कोई जवाब हमें इसका नहीं मिला। लिखा है दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट, दिस इज सेकेंड के पहले द लगेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, कोई एरर नहीं है। कम्युनिकेशन यहाँ का नाउन है, दिस सब्जेक्ट था, इज लिंकिंग वर्ब था, कम्युनिकेशन हमारा आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन सा कम्युनिकेशन है, वी हैव सेंट, यहाँ पे दैट होना चाहिए था जो अंडरस्टूड है, ठीक है। जो हमने भेजा है, वी के साथ हैव लगा हुआ है, हैव के साथ वी3 लगा हुआ है, कोई एरर नहीं है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, वी सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, सरप्राइज्ड यहाँ का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि हमें बड़ा आश्चर्य है। एट रिसीविंग, एट प्रीपोजिशन, उसके लिए जेरेंड आना चाहिए, लिखा हुआ रिसीविंग। एट रिसीविंग व्हाट, एट रिसीविंग नो आंसर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं मिला।
आंसर क्या है? नो एरर। अगला, शी इज वेल्दी, शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, वेल्दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि वो अमीर है, शी इज वेल्दी, एंड कंजंक्शन कैन अफोर्ड, ये कैन का सब्जेक्ट कौन है? शी ही है, ठीक है। तो लिखा है कि शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड, वो अमीर है और अफोर्ड कर सकती है, वो अमीर है और वो अफोर्ड कर सकती है। कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद क्या होता है? मॉडल के बाद होता है हमेशा बेस फॉर्म। तो हमने क्या लिखा हुआ यहां पे? कैन अफोर्ड, क्या अफोर्ड कर सकती है? ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सारे सुख। तो कहीं कोई एरर नहीं, नो एरर। अगला, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, अगले साल मई तक मैं 20 सालों से कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। समझना बात, मैं कह रहा हूं कि किसी ने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2006 में, हम है 2025 में, वो कह रहा है कि अगले साल मई में, मतलब मई 2026 में मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूंगा। 2026 में मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूंगा। काम कब स्टार्ट हुआ था? 2006 में। कंटिन्यू कब तक हो रहा है? 2026 तक। क्या 2026 आ चुका है? नहीं, हम अभी 2025 में है, 2026 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये फ्यूचर होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, समझना आराम से। अच्छा, फ्यूचर में भी हम वैसे समय की, वैसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट होकर फ्यूचर तक कंटिन्यू होगा। क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ रहा? मैं 3 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूं, तुम 4 घंटे से गाना सुनते आ रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कोई काम पास्ट में स्टार्ट होते हुए फ्यूचर तक चलता जाएगा, जिसका मतलब है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए तो क्या स्ट्रक्चर होता है कि विल होगा, हैव होगा, बिन होगा, V4 होगा। जरा कंपेयर करो तो, बाय मे नेक्स्ट ईयर टाइम बता रहा है अगले साल मई तक, आई हैव बिन वर्किंग, बिन वर्किंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे आई हैव होना चाहिए या आई विल हैव होना चाहिए। हम जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, अगर हम आई हैव बीन वर्किंग लिखेंगे तो इसका मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, लेकिन यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो नहीं रही है। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो स्ट्रक्चर उसी का लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव के बाद बिन और बिन के बाद V3। जिसका मतलब है आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विल हैव बिन वर्किंग। अगला, एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज, एवरीवन ऑफ अस के बाद एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, एवरीवन ऑफ अस के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो देखो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, अस लिखा हुआ है। उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहां तो मॉडल लिखा हुआ है, तो सिंगुलर प्लूरल की तो बात ही नहीं है। मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगता है, देखो बेस फॉर्म लगा हुआ है। एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज, यहां तक कोई एरर नहीं है। क्या रियलाइज करना चाहिए? दैट। अब यहां से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एनी एडजेक्टिव, एक्ट नाउन है यहां का, ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम इसी को बोलेंगे फिर एक्ट को। एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आना चाहिए, सही है। विल कॉज यहां कोई एरर नहीं। विल कॉज क्या कॉज करेगा? अ ग्रेट हार्म, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। किसे? टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी, टू का ऑब्जेक्ट है ये, सिक्योरिटी, कंट्रीज पॉजिटिव नाउन है, ठीक है। आवर क्या है? एडजेक्टिव है। टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी, हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने 3 क्लॉज को अलग अलग कर लिया, कहीं तो कोई एरर मिला नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। 820, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू समटाइम नेक्स्ट मंथ। मैं, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तो लिखा है आई शैल लुक फॉरवर्ड टू। ये रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी सेंटेंस में लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करें तो उसके बाद हमेशा जेरेंट लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो टू है ना, ये यहां पे प्रेपोजिशन का काम करता है, इन्फिनेटिव का नहीं। चूंकि ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई वर्ब लिखा हो तो हमें उसको नाउन बनाना पड़ता है ताकि वो ऑब्जेक्ट का काम करे, और नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको जेरेंट में चेंज कर देते हैं। यही होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है? आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू, तो बीइंग तो बिल्कुल ठीक है, बीइंग विथ यू तुम्हारे साथ होना समटाइम्स नेक्स्ट मंथ, कहीं कोई एरर नहीं। आंसर क्या होगा? नो एरर। 821, मैं जरा पानी पी लो यार, एक बार पढ़ लो आप इसको। चलो 821 को देखते हैं। लिखा है कि आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। 2 क्लॉज है, एक यहां पे व्हेन कंजंक्शन है, फिर यहां से शुरू होकर यहां तक है, ठीक है। आइए अलग अलग कर लेते हैं। लिखा है कि आई रियली डू रिग्रेट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कौन से सिचुएशन में डू, डिड और डज निकल के बाहर आ जाते हैं।
सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, या सेंटेंस में इंफेसिस हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंफेसिस है कि हाँ जी मुझे अफसोस है, मैं जोर देके बोल रहा हूं कि मुझे अफसोस है, इसलिए यहां से डू बाहर आया है। लिखा है नॉट टू लर्न टू प्ले, मुझे अफसोस है कि मैंने नहीं सीखा बजाना। क्या बजाना? वायलिन बजाना। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने नहीं सीखा वायलिन बजाना जब आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, जब मेरे पास पास्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। आई सब्जेक्ट है, हैड मेन वर्ब है। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। टू लर्न, टू के बाद V1 है, कोई एरर नहीं है। एंड प्रैक्टिस, इसी से टू कॉमन निकाला हुआ है और प्रैक्टिस लिखा हुआ है। ये बात आपको पता होगी, जैसे मैंने अभी एडवाइस के लिए सिखाया था, ये सी वाला एक नाउन होता है और ऐसी वाला एक वर्ब होता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ठीक है। टू प्रैक्टिस इन स्कूल, स्कूल में। तो लिखा हुआ है कि आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने वायलिन बजाना नहीं सीखा, ठीक है। अब आ जाओ इसमें एरर देखते हैं। देखो लर्न ना एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद जेरेंड भी लेता है और अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेता है। सीखना इस चीज को, ठीक है। मैंने आपके लिए अलग अलग कर लिया, सॉरी लर्न बोल रहा था क्या मैं, रिग्रेट, नॉट लर्न, सॉरी रिग्रेट। लर्न तो है इन्फिनिटिव है, टू लर्न, ठीक है, गलती से बोल गया मैं। हाँ, तो रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेता है और जेरेंड भी लेता है। कौन से केस में इन्फिनिटिव लेता है? जब आप किसी चीज को लेकर दुख मनाते हैं जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर का एक्शन है। कब? प्रेजेंट या फ्यूचर का। फॉर एग्जाम्पल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ध्यान दीजिएगा 2+V1 है। मैं रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल। हम अभी आपको ये बताने में हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन जो था वो अनसक्सेसफुल था, हमें अभी अफसोस हो रहा है। तो प्रेजेंट का वक्त है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर के रिग्रेट को दिखाने के लिए इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसके बाद जब जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है आप दुख दिखा रहे हो किसी पास्ट के इवेंट का। किसी पास्ट के इवेंट का दुख आप जब दिखाओगे तो वहां पे आईएनजी लगता है। आई रिग्रेट नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको सच नहीं बताया पहले, पास्ट में। तो जहां पे पास्ट की बात होगी वहां पे जेरेंड लगेगा, और जहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात होगी, वहां पे इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। हम रिग्रेट से के बारे में बात कर रहे हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे। लिखा है कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं वायलिन नहीं सीख पाया जब मुझे मौका मिला था। ये वाला क्लॉज क्या बता रहा है? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। स्कूल में बहुत मौका मिला था तब नहीं सीख पाया, पास्ट की बात, पास्ट का रिग्रेट है। अगर पास्ट का रिग्रेट है तो जेरेंड होना चाहिए। क्या लिखा था? आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न, नॉट टू लर्न नहीं होगा, क्या होना चाहिए? नॉट लर्निंग। इसके जगह पे हो जाएगा नॉट लर्निंग टू प्ले द वायलिन। क्या ये चीज समझ पाए हैं? बड़ा अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। लिखा है द गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 ईच टू दोज। लिखा है कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है, क्या ग्रांट किया है? रिलीफ पेमेंट 5,000 का। किनको ग्रांट किया है? हर उस व्यक्ति को हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ने रिलीफ ग्रांट किया है 5,000 का हर उस व्यक्ति को जिसने इंजर किया है। आप बोलेंगे सर ये मीनिंग क्यों बोल रहे हो आपकी, जिसने इंजर किया है? क्योंकि अभी जो लिखा है वो तो एक्टिव वॉइस में लिखा है। हु यहां का सब्जेक्ट है और इंजर्ड यहां का वर्ब है। ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो हु है, जो सब्जेक्ट है, वही काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने 5,000 रिलीफ दिया है जिसने जिसने आग लगाई थी उसको। ये सेंस है क्या? नहीं। सेंस ये है कि गवर्नमेंट ने 5,000 रिलीफ दिया है उन लोगों को जो इंजर्ड हुए थे, जिन्होंने इंजर्ड किया था नहीं, जो इंजर्ड हुए थे। जिसका मतलब यह है कि इंजरी का काम जिनके ऊपर हुआ था, दे वर द रिसेप्टिव पार्ट, नॉट द डूअर। वो लोग उसको रिसीव कर रहे थे, वो लोग उसको उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह है ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए था, एक्टिव में नहीं। तो पैसिव कैसे बना सकते हैं? जो वर्ब है इंजर्ड उसको B+V3 में रख ले। किसके बारे में बात कर रहे थे? दोस्त। दोस्त प्लूरल होता है, दोस्त प्लूरल होता है तो यहां पे क्या करेंगे? हु वर इंजर्ड, B+V3 में रख दिया। पास्ट टेंस था तो वॉज या वर में से ऑप्शन था, दोस्त लिखा था जो कि प्लूरल है तो हमने क्या किया? वर लगा दिया। क्या हो जाएगा? वर इंजर्ड। क्लियर है? 823 लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। लिखा हुआ है कि आपको यह जरूरी है कि आपका एक्सप्लेनेशन आपके एंड से आए 2 दिन में, जब आप ये लेटर रिसीव कर लो उसके बाद।
You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of letter. You are required, पैसिव वॉइस में है, आपको जरूरी है क्या करना, टू गिव, टू के बाद बेस फॉर्म, ठीक है, क्या देना, एक्सप्लेनेशन, किसके लिए, फॉर योर कंडक्ट, फॉर प्रीपोजिशन, कंडक्ट उसका ऑब्जेक्ट, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर, विद इन प्रीपोजिशन था उसके लिए 2 डेज आया था, ऑफ प्रीपोजिशन था, रिसीट था, ऑफ प्रीपोजिशन था, लेटर उसका ऑब्जेक्ट था। एरर कहां पर है? जब भी आपके सामने ये वाली बात आती है ना कि 2 दिन के अंदर जवाब देना है, 3 दिन के अंदर जवाब देना है, तो ऐसे केस में उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपॉन रिसिप्ट या फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, नॉट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो यहां प्रीपोजिशन का एरर है, अगेन एग्जाम में नहीं पकड़ाएगा, अपॉन या ऑन यहां पे होना चाहिए। टफ सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगला 824 लिखा है, द ruins of the spillway are a very vital clue to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly। भयंकर सवाल है, बहुत भयंकर सवाल है, बड़ा मजेदार, ध्यान से सुनो। लिखा है कि द ruins of the spillway of preposition, the spillway इसके लिए नाउन आ रहा है, काट दिया, सेंटेंस को मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा होता है, द रियून्स, रियून्स मतलब होता है जो बचे हुए हिस्से, प्लूरल है, उसके लिए आर आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है। द रियून्स आर अ वाइटल क्लू, ठीक है, रियून्स जो है वो एक वाइटल क्लू है, मतलब जो किसी चीज के ढह जाने के बाद, गिर जाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उस हिस्से के बारे में बोला जा रहा है कि वो एक बहुत वाइटल क्लू है। किसका? टू द एपिक स्ट्रगल, किसका? जो स्ट्रगल हुआ था, टू द एपिक स्ट्रगल, जो एक भयंकर वाला स्ट्रगल हुआ था, बहुत ही प्राचीन स्ट्रगल हुआ था, टू द एपिक स्ट्रगल दैट रिलेटिव क्लॉज अनफोल्ड, दैट अनफोल्ड, ठीक है, यहां से नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, दैट अनफोल्ड जो हुआ था, एज कंजंक्शन जनरेशंस ऑफ खामेर इंजीनियर्स, ये कंजंक्शन था, यहां से नया हमारा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, जनरेशंस ऑफ खामेर इंजीनियर्स, ऑफ प्रीपोजिशन, खामेर इंजीनियर्स उसका, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बचा? जनरेशंस बचा, जनरेशन सब्जेक्ट था, उसके लिए कोप्ड आया था, कोप्ड विथ, कोप के साथ तो विथ ही आता है, यहां भी कोई एरर नहीं। जनरेशंस ऑफ खामेर इंजीनियर्स कोप्ड विथ, किससे उन्होंने निजात पाई, किससे पार पाया? अ वाटर सिस्टम, एक वाटर सिस्टम से। कौन सा वाटर सिस्टम? अगेन यहां से देखो रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हुआ है, दैट ग्रू, वाटर सिस्टम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो वाटर सिस्टम जो कि बढ़ा था, दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स, ग्रू मतलब पास्ट टेंस में है, ठीक है, यहां कोप्ड लिखा हुआ था जो कि पास्ट टेंस में था, दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली, जो कॉम्प्लेक्स हो गया था और अनरूली हो गया था। हमने पूरे सेंटेंस को एनालाइज कर लिया, अब क्या सेंटेंस है एक बार समझो। कह रहा है कि जो रून्स बचे ना स्पिलवे के, वो एक बहुत ही वाइटल क्लू है उस स्ट्रगल का, जो स्ट्रगल हुआ था, पहले हुआ था, जिसमें खामेर इंजीनियर्स के जेनरेशंस ने वाटर सिस्टम से कोप किया था। ये सारी घटना पास्ट की चल रही है, कौन से वाटर सिस्टम्स की? जो कि कॉम्प्लेक्स और अनरूली हो गए थे। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक पूरी घटना पास्ट टेंस की थी। अगर ये पूरी घटना पास्ट टेंस की थी, फिर यहां पे अनफोल्ड कैसे होगा? जब आप, क्लीन कर रहा हूं, जब आप इधर कोप्ड लिख रहे हो, पास्ट की घटना, जब आप इधर ग्रू लिख रहे हो, पास्ट की घटना, तो फिर यहां अनफोल्ड कैसे लिखोगे? चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि ये अनफोल्ड को आप प्रेजेंट टेंस में ही रखना चाहते हो, यहां पे आपने आर देखा है, मान लिया एक मिनट के लिए, तो एक बात बताना, ये अनफोल्ड का सब्जेक्ट कौन होगा? दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसीडेंट कौन है? स्ट्रगल। इसका मतलब अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में भी रख रहे हो तो भी ये स्ट्रगल के लिए आ रहा है। स्ट्रगल सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो अगर प्रेजेंट टेंस में भी रखोगे तो भी क्या होना चाहिए था? अनफोल्ड होना चाहिए था कि नहीं? तो एरर तो यहीं पे भाई साहब, अनफोल्ड तो नहीं होगा। अब है कि होगा क्या, तो देखो कोप करने की बात हो रही है, ग्रू की बात हो रही है, सारी घटना पास्ट की, अभी मैंने समझाया था, तो अनफोल्ड नहीं होगा, क्या होगा? अनफोल्डेड होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल है, आगे बढ़ेंगे। लिखा है बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फाबेट सीखे थे 2 साल की उम्र में। लिखा है बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट्स। देखो अल्फाबेट कहा जाता है एक सीरीज ऑफ लेटर्स को, अक्षरों के समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट नाउन है। आप जब अल्फाबेट्स कहते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी और भाषा के वर्णमालाओं के बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन यहां पे वो नहीं कहना चाह रहा था, यहां पे कहना चाह रहा था कि बॉबी ने 2 साल में ही किसी जो भी भाषा वो बोलता उसकी वर्णमालाएं सीख ली थी, तो उसे अल्फाबेट ही कहते हैं, अल्फाबेट्स नहीं कहते। तो एरर है ऑप्शन नंबर 4 में, अल्फाबेट नहीं होगा, अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, अल्फाबेट होगा। आज मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करा रहा हूं, हालांकि मैंने 75 का मटेरियल रेडी किया था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई इस वीडियो में ना, क्वेश्चंस काफी टफ टफ थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा ये चीजें टफ लग सकती हैं, तो मैं इसको थोड़ा छोटा रख रहा हूं। अगले वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। आप इसको प्रोसेस कर लो एक बार, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा टफ हो गया ये वाला वीडियो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। देख रहे हो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है बनाने में, ऐसे आगे आगे और भी मजा आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।